नमस्कार दोस्तों, मैं भावना परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता रहा है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूर्व एग्जाम्स में आ चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो क्वेश्चन 1 नंबर जो आया आपका RS 2016 में क्वेश्चन आ चुका है इस अधिनियम से। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यानी आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट में से आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट 1919 अधिनियम से रिलेटेड नहीं है। तो पहला जो बोला गया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ। दूसरा, यह अधिनियम मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय थे। और चौथा, इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड और आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सबका आंसर पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अंत में दिया जाएगा। इसलिए हम अभी यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पे एक दृष्टि डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है, RPSC ग्रेड 2 में 2011 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। यानी आपसे ये पूछा गया, उस अधिनियम का नाम पूछा गया कि किस अधिनियम में द्वैध शासन को भारत में स्थापित किया गया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दृष्टि डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि संवैधानिक अधिनियम व उसके प्रमुख प्रावधानों के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। पहले तो दोस्तों हम ये बात करेंगे, RPSC ग्रेड 2 में 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सामने दिया हुआ परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसके सामने दिया हुआ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और प्रांतों में द्वैध शासन। और चौथा ऑप्शन हमारे पास जो ये कि भारतीय परिषद अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें आवश्यक है कि हम 1919 और 1935 और बाकी के 2 अधिनियमों के बारे में भी हम लोग जाने। तो इन अधिनियम को आगे आने वाली कक्षाओं में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। यानी भारत शासन अधिनियम में कौन सा अधिनियम ऐसा है इन चारों में से जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आई है भी अगेन RPSC ग्रेड 2 यानी 2010 में है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि RPSC से हर साल किसी न किसी एग्जाम में 1919 अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा साथियों, जो 1919 अधिनियम जो आपका टॉपिक जो दिया हुआ है न सिर्फ पॉलिटी का पार्ट है, इंडियन पॉलिटी का, बल्कि ये हिस्ट्री का भी पार्ट है। इसलिए आप एक साथ हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों आप यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो RS 2018 से है। और क्वेश्चन को इस प्रकार से कि केंद्रीय विधानसभा का अथवा के निम्नांकित में से कौन सा अथवा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है, 1926, 1937 और 1945। यानी इन तीनों ईयर में से भारत में चुनाव हुए थे और आपको ये बताना है कि कौन कौन से चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। ऑप्शन आपके पास है ही। तो जैसा कि मैं पूर्व में ही आपको बोल चुकी हूँ, इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम लोग टॉपिक के एंड में देखेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले 1919 अधिनियम था क्या, इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगस्त घोषणा के नाम से काफी प्रसिद्ध हमारे भारत इतिहास में घटना हुई थी। 20 अगस्त 1917 के अंदर जो आपके मॉन्टेग्यू थे उन्होंने घोषणा की थी, जिसके तहत उस घोषणा का पर्पस ये था कि भारतीयों को अधिक से अधिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाए तथा उन्हें उत्तरदायी व्यवस्था स्थापित किया जाए। इसका पर्पस ये था क्योंकि उस समय 1914 से 1919 के दौरान प्रथम विश्व युद्ध का पीरियड चल रहा था और इस प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि ब्रिटिश सरकार चाहती कि भारतीय अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन दे, भारतीय अधिक से अधिक भाग ले, इसके लिए आवश्यक था कि भारतीयों को ये संतुष्ट किया जाए कि वह जब तक अगर ब्रिटिश सरकार का यदि सहयोग करते तो आने वाले समय में हो सकता है भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इसी एक बात को ध्यान में रखते हुए भारत में 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा की गई। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ये पीरियड काल चल रहा था 1905 से लेकर 1919 के बीच में भारत में बहुत सारी घटनाएं इस दौरान घट चुकी थी, जैसे होम रूल लीग आंदोलन हुआ या हिंदू मुस्लिम वापस से पुनर्एकता स्थापित हुई, लखनऊ समझौता। यानी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण ब्रिटिश सरकार को ये मजबूर होना पड़ा कि उन्हें 1919 भारत शासन अधिनियम लागू करना पड़ा। तो पहले हम उन परिस्थितियों के बारे में विचार करेंगे कि जिनपे कि भारत शासन अधिनियम लागू किया गया। यहाँ मैंने आपको बहुत अगस्त घोषणा के बारे में पूरी तरीके से बताया है ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना रहे कि अगस्त घोषणा थी क्या। तो अब हम उन परिस्थितियों पे जो फोकस करेंगे, कौन कौन सी परिस्थितियां थी। तो सबसे पहले तो मई 1919 में विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 1919 अधिनियम की हम जो बात कर रहे हैं।
उसके बाद दिसंबर 1919 में ब्रिटिश सम्राट की इसे स्वीकृति प्राप्त हुई, यानी मई 1919 में इस विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1919 में ब्रिटिश सम्राट ने इस अधिनियम को अपनी स्वीकृति प्रदान की। देन जुलाई 1920 में इसको प्रकाशित किया गया। उसके बाद जो ये अधिनियम लागू हुआ था, वह अधिनियम लागू हुआ था 1 जनवरी 1921। और मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन ये बात को लेकर रहता है कि चूंकि अधिनियम 1919 में लागू हुआ था, तो ज्यादा चांसेस यही होंगे कि अधिनियम को लागू भी या तो 1919 में कर दिया जाए या 20 में कर दिया जाए। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अधिनियम रखा गया था मई 1919 में। दिसंबर 1919 में ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हुई। और जो गजट में हमारे यहाँ पे भी यही व्यवस्था है कि गजट में पब्लिश आपको करवाना होता है, तो ये जो पब्लिश इसे करवाया गया था जुलाई 1920 में इसे प्रकाशित किया गया था। उसके बाद भारत में इस अधिनियम को जो लागू किया गया था वो वर्ष था 1921। पूर्व में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि भारत शासन अधिनियम को कब लागू किया गया था, यानी 1921 में इसे लागू किया गया था। एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है कि इस अधिनियम में कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी। इसमें टोटल धाराएं 135 और टोटल अनुसूची 4 थी। कभी कभी बहुत से एग्जाम्स में डायरेक्ट फैक्चुअल पार्ट पूछ लिया जाता है कि भारत शासन अधिनियम में कितनी धाराएं थी, कितनी अनुसूची। अगर मैं आज भारत संविधान की बात करूं तो हमारे यहाँ मूल संविधान में 395 अनुसूचियां 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वहीं 1919 के शासन अधिनियम में 135 धाराएं आपके पास थी और 4 अनुसूचियां हमारे पास थी। आगे हम बात करेंगे वो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार को लागू करना पड़ा। आगे हम बात करेंगे संविधान के उद्देशिका के बारे में कि संविधान का जो भारत शासन अधिनियम बनाया गया था उसके उद्देश्य क्या थे और इसके क्या सिद्धांत थे। तो दोस्तों अधिनियम की उद्देशिका मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि जो 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा जो हुई थी उसी को भारत शासन अधिनियम का एक स्वरूप प्रदान कर दिया गया था। यानी अलग से भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद में बनाया नहीं गया था। 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू ने आपका ब्रिटिश संसद के तहत जो घोषणा प्रस्तावित की गई थी, जो कि वाकई में ब्रिटिश सम्राट के तहत ही पारित हुई थी, उसे ही 1919 अधिनियम का एक स्वरूप प्रदान किया गया। तो इसके निम्न 4 सिद्धांत है। पहला उद्देश्य ये था कि स्थानीय शासन में लोकप्रिय नियंत्रण की स्थापना, क्योंकि दोस्तों 1917 की अगस्त घोषणा के दौरान ये बात कही गई थी कि भारतीयों को प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। तो सिंपल से इसका उद्देश्य ये था कि स्थानीय शासन में लोकप्रिय नियंत्रण की स्थापना करना। दूसरी बात है कि प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता प्रदान करना, क्योंकि वो सिद्धांत ये रखा गया था स्वायत्तता प्रदान करना। अब आगे हम देखेंगे कि स्वायत्तता किस हद तक प्रदान की गई थी। तीसरा है केंद्रीय विधायिका का विस्तार, यानी केंद्रीय विधायिका का मीनिंग यह है कि जो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था जो स्थापित की जाएगी, राज्यसभा और आपके विधान परिषद, उनमें भारतीयों की संख्या वृद्धि करने के लिए केंद्रीय विधायिका का विस्तार किया गया। और चौथा इसका जो उद्देश्य है संसद और भारतीय सचिव का प्रांतों पर उपरोक्त आधार पर नियंत्रण शिथिल करना, क्योंकि दोस्तों इसका जो पहला जो उद्देश्य है वो यही कि लोकप्रिय नियंत्रण की स्थापना करना। तो आगे हम देखेंगे केंद्रीय किस प्रकार से भारत शासन अधिनियम में स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय नियंत्रण की स्थापना की गई। अब आगे हम बात करेंगे इस अधिनियम को लागू करने के पीछे कौन कौन से कारण रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो वो पीरियड रहा था वो भारतीयों में काफी असंतोषजनक कारण रहा था, असंतोषजनक पीरियड रहा था। इसी टाइम पे गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है, इसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है, इसी टाइम पे एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक भारत में वर्ष 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाते हैं और इसी वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता के तहत हिंदू रिप्रेजेंटेटिव यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता होता है, जिसने कि हिंदू मुस्लिम एकता को पुनर्जोर एक स्वरूप प्रदान किया हिंदू मुस्लिम एकता को। पहला कारण हम देखेंगे मुसलमानों में असंतोष, यानी वो कौन सी परिस्थितियां रही है जिन्होंने कि मुसलमानों में असंतोष की स्थिति को पैदा किया। यही एक कारण रहा था कि 1916 में हिंदू और मुसलमान वापस से एकजुट हो चुके थे। तो पहला जो रीजन था बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण। निरस्तीकरण से मीनिंग यह है कि बंगाल विभाजन दोस्तों अक्टूबर 1905 के अधीन बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा और 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। यानी बंगाल विभाजन का जो आधार सांप्रदायिक आधार था, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रशासनिक आधार इसे बोला गया था, लेकिन वाकई में इसका उद्देश्य था हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करना। जब 1905 में इस बंगाल विभाजन किया गया था, इस बंगाल विभाजन को 1911 में वापस से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि मुसलमानों में एक असंतोष का कारण बना।
दूसरा है कि दोस्तों तुर्की और इटली के बीच में युद्ध हुआ था और उस युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने तुर्की सुल्तान को सहायता देने से मना कर दिया, क्योंकि जो भारतीय मुसलमान थे तुर्की मुसलमानों को अपने आप एक उनमें भाईचारा की अपनेपन की एक फीलिंग थी, तो उनमें कहीं ना कहीं ये भाव था कि तुर्की और इटली के बीच में जो युद्ध होगा उसमें ब्रिटिश सरकार तुर्की मुसलमानों को या तुर्की गवर्नमेंट को हेल्प करेगी, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण भी मुसलमानों में एक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई। और तीसरा जिसका कारण था वो ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध तुर्किस्तान का जर्मनी के साथ खड़ा होने से सरकार व मुसलमानों के मध्य संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी तुर्किस्तान खुद एक इस्लामिक कंट्री रही है और जर्मनी और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे के प्रथम विश्व युद्ध में अगेंस्ट खड़े थे, जिसके कारण भी भारतीय मुसलमानों के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति असंतोष की भावना का जन्म हुआ। आगे हम देखेंगे कौन सा ऐसा रीजन था जिसके कारण भारत शासन अधिनियम का उदय हुआ। आइए दोस्तों हम अगला रीजन देखते हैं जिसके कारण कि भारत शासन अधिनियम को लागू करना पड़ा। तो दूसरा कारण था कांग्रेस और मुस्लिम एकता। यानी कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही जिसके कारण कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में वापस से एकता उत्पन्न हुई। तो पहला उसका कारण ये था कि सन 1913 में सर इब्राहिम रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में एक मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। और ये अधिवेशन कहाँ होता है? लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें निम्न उद्देश्यों को स्वीकार किया गया। पहला जो उद्देश्य इसका था ये था कि राष्ट्रीय एकता, यानी पहली बार नहीं बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि जब 1905 के बाद जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिस स्थापना के बाद से हिंदू और मुसलमानों के बीच में खटास की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो दूरियां बढ़ गई थी। उसके बाद में 1913 में प्रथम अवसर था जब मुसलमानों ने फर्स्ट टाइम पे राष्ट्रीय एकता पर पुरजोर जोर दिया और राष्ट्रीय एकता को उसमें सिद्धांत को स्वीकारा गया। आइए दोस्तों हम अगला वो कारण देखेंगे जिसके कारण कि भारत शासन अधिनियम को लागू किया गया। कांग्रेस मुस्लिम एकता, यानी कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही जिन्होंने की कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में वापस से एकता उत्पन्न की। दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को जब से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तब से उस लीग की स्थापना के बावजूद कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में एक दरार सी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इस दरार को और बढ़ाने का काम किया था 1909 के मॉडल मिंटो एक्ट के अधीन। इसी दरार को भरने के लिए सन 1913 के अंतर्गत इब्राहिम रहमतुल्लाह के नेतृत्व में एक लखनऊ में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन किया गया। इस अधिवेशन में निम्न उद्देश्यों को स्वीकार किया गया था। पहला जो उद्देश्य था इसका था राष्ट्रीय एकता। दूसरा था वैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन, यानी अब मुस्लिम लीग के द्वारा भी भारत के अंदर स्वशासन की डिमांड की जाने लगी। और तीसरा जो उद्देश्य इस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था वह यह था कि भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों तथा हितों की रक्षा की जाए। यानी इस अधिवेशन ने एक बार पुनः हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता के बीच बोए। आइए दोस्तों हम दूसरा उस कारण को जानेंगे जिसके कारण कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 को लागू किया गया। कांग्रेस मुस्लिम एकता, यानी कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही जिन्होंने की कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में वापस से एकता उत्पन्न की। दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और लीग की स्थापना के बाद से ही भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एक दरार की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दरार को और पाटने का काम किया 1909 के मॉडल मिंटो अधिनियम, जिसके तहत मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन 1913 में इब्राहिम रहमतुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ जिसमें निम्न उद्देश्यों को स्वीकारा गया, जिसने कि वापस से हिंदू और मुसलमानों में एकता की स्थिति को उत्पन्न किया। पहला जो इसका सिद्धांत था, उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद मुस्लिम लीग ने वापस से राष्ट्रीय एकता के और जोर दिया, राष्ट्रीय एकता पर फोकस किया। दूसरा बात है कि वैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा भी स्वशासन की मांग को बार बार दोहराया जाने लगा। जो मांग पूर्व में सिर्फ राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था, वही मांग अब मुस्लिम लीग के द्वारा भी दोहराई गई। और तीसरी बात है कि भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जाए। यानी कुल मिलाकर जो 1913 का जो अधिनियम हुआ था, उस अधिनियम ने वापस से हिंदू और मुसलमानों में एकता की राह प्रवाह की। अगला जो कारण था वह था लखनऊ समझौता 1916। इस लखनऊ समझौता 1916 ने पुनः एक बार मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एकता की स्थापना की। देखिए आइए तो बात करते हैं कि इस समझौते में बातें कौन कौन सी थी। सबसे पहली बात तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य 1916 में समझौता हुआ, जिसके तहत मुसलमानों को 1909 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यानी दोस्तों मैं पहले ही बता चुकी कि 1909 का जो मॉडल मिंटो अधिनियम था, इस अधिनियम में प्रथमतः मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व
प्रदान किया गया। और ये पृथक प्रतिनिधित्व का जो पर्पस था वो पर्पस ये था मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में फूट डालने की रणनीति। और इस रणनीति को खत्म करने का काम किया 1909 के लखनऊ समझौते पैक्ट के द्वारा। इस पैक्ट में कांग्रेसियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को हम स्वीकार करते हैं। इसके बदले उन्होंने बोला कि इसके बदले मुस्लिम लीग द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। यानी अब मुस्लिम लीग भी हिंदू और मुसलमानों के द्वारा कदम से कदम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया जाएगा। यानी इस लखनऊ समझौते ने भी भारतीय शासन अधिनियम को ब्रिटिश सरकार को लागू करने के लिए प्रेरित किया। अगला जो रीजन था इसमें था इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी। दोस्तों इंग्लैंड के अंदर 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। इस सोसाइटी के द्वारा इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों को प्रसारित किया गया। दोस्तों ना सिर्फ भारत में वरन लंदन के अंतर्गत भी भारतीय श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी को स्थापित करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए इन्होंने प्रयास किया। तीसरा जो ये कि क्रांतिकारी आंदोलन को संगठन इन्होंने बनाने का काम किया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला जो रीजन था कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना। देखो दोस्तों हम पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में स्टैब्लिश की थी, वहीं गदर पार्टी की स्थापना की गई अमेरिका में। ये जो गदर पार्टी स्थापना की गई थी ये 1913 में की गई थी और जिन्होंने ये स्थापना की थी वह थे लाला हरदयाल। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि गदर पार्टी की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, तो वो व्यक्ति थे लाला हरदयाल। कब हुई थी? 1913। और कहाँ पे की गई थी? अमेरिका। ज्यादातर जो बच्चों को कंफ्यूजन लेके यही रहता है कि हो सकता है गदर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि ये भारत में ही स्थापित की गई हो। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये स्थापित हुई थी अमेरिका के अंदर। 1913 में लाला हरदयाल ने इसको स्थापना की गई थी। अब सैन फ्रांसिस्को से हिंदुस्तान व गदर साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी इस पार्टी के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता था। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि गदर पार्टी के द्वारा कौन कौन से साप्ताहिक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता था? तो दो समाचार पत्र थे, पहला हिंदुस्तान, दूसरा गदर। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश राज के अंत के लिए भारतीयों की भावनाओं को भड़काना। यानी भारतीयों के अंदर इस भावना को पुरजोर तरीके से प्रबलित करना, पुरजोर तरीके से डाल देना कि अब उन्हें भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए अपना 100% देना है। आगे हम बात करेंगे कामागाटू मारू घटना 1914। देखो दोस्तों इतिहास के अंदर ये घटना काफी प्रसिद्ध है। कामागाटू मारू कोई एक स्थान नहीं है, ये एक जहाज का नाम है। आगे हम देखते हैं कि इस घटना में हुआ क्या था। दोस्तों बाबा गुरजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कामागाटू मारू जहाज से भारतीयों को कनाडा ले जाने की तैयारी की, परंतु कनाडा सरकार ने प्रवेश की इजाजत नहीं दी। फलस्वरूप बाबा गुरजीत को कोलकाता वापस लौटना पड़ा और जहाज पर सरकार द्वारा सशस्त्र आक्रमण किया गया था। दोस्तों हुआ क्या था यहाँ पे मैं थोड़ा विस्तार से बता देती हूँ आपको कि 1914 से पहले कनाडा के अंतर्गत ये इस बात की मनाही थी कि अगर कोई भारतीय डायरेक्ट भारत से कनाडा के अंतर्गत प्रवेश करता तो उन भारतीयों को वहां प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किंतु इस घटना से पूर्व एक जहाज को कनाडा में प्रवेश करने की इजाजत दे दी गई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुरजीत सिंह ने भी एक जहाज किराए पे लिया और अराउंड 400 भारतीयों को वो कनाडा लेके गए। वहां पे लोगों को वहां पे एंटर करने की उन्होंने को मनाही कर दी गई, जिसके बाद डायरेक्ट ये जहाज कनाडा से भारत में एंटर करता है, जहां पे भी आपके ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश फौजियों ने भारतीयों पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाया और काफी लोगों को उठा के जेल में डाल दिया, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। इस कारण ये ऐतिहासिक घटना के रूप में काली घटना हम बोल सकते हैं, काला दिन हम इस दिन को बोल सकते हैं। तो भारतीय इतिहास की एक वैसी घटना थी जिसने कई लोगों की जाने ले ली थी। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक तो ईयर पूछा जाता है कि कौन से वर्ष में कामागाटू मारू घटना घटी थी। दूसरी बात ये थी कि कामागाटू मारू है क्या, तो ये कोई स्थान नहीं है दोस्तों, ये एक जहाज का नाम है। आइए दोस्तों हम अगले घटना के अगले रीजन के ऊपर जाते हैं जिसके कारण कि भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट जो है कि होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन 1916 में भारत में स्वशासन की मांग को करने के लिए लागू किया गया था और जो दो प्रसिद्ध नेता से जुड़े थे वो नेता थे आपके बाल गंगाधर तिलक और दूसरी थी आपकी एनी बेसेंट। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक आपके गर्म दल के नेता थे।
आप सभी को मालूम होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर पूरे दौर को हम बांटते हैं तो 3 दौर में हम बांटते हैं। पहला था आपका नरम दल, दूसरा गरम दल और तीसरा जो दौर था वो गांधी दौर था, जब गांधी जी का प्रवेश होता है भारतीय राजनीति में। यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो 1885 से लेकर 1905 तक का जो दौर माना जाता है वो माना जाता है नरम दल का, और 1905 से लेकर 1919 तक का जो दौर माना जाता है वो गरम दल के नेताओं का माना जाता है। उसके बाद में आपको मालूम है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन के स्टार्ट करते हैं, वहीं से गांधीवादी युग स्टार्ट हमारे यहाँ हो जाता है। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने ही भारत में होम रूल लीग आंदोलन को स्टार्ट किया था। दोनों ही नेताओं ने होम रूल लीग आंदोलन अलग अलग जगह पे स्टार्ट किया था और अलग अलग समय पे इसको स्टार्ट किया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है यहाँ पे, ईयर आपसे पूछा जाएगा किस वर्ष में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जब हमारे क्वेश्चन आते हैं तो आपसे घटनाओं के क्रम में आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए जरूरी है कि आपके पास वर्ष आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि किस वर्ष में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कौन कौन से नेता इस आंदोलन से, वैसे तो काफी नेता इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन जिन 2 नेताओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक और दूसरे एनी बेसेंट। अगली जो बात इसमें कि अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। यानी इस लाइन में अगेन 2 क्वेश्चन बनते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन की शुरुआत कब की थी। उन्होंने की थी अप्रैल 1916 में, और जहां पे की थी वो था आपका पूना। नेक्स्ट है कि आपके सितंबर 1916 में, देखो तो दोस्तों जो आपका टाइम पीरियड है दोनों का अलग अलग है। गंगाधर तिलक ने अप्रैल में स्टार्ट किया था, आपके एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था सितंबर में, और एनी बेसेंट ने जहां से इस आंदोलन की शुरुआत की थी वह था आपका मद्रास। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एनी बेसेंट ने कब और कहां पे होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी, तो सितंबर 1916 में मद्रास के अंदर। अब इसी आंदोलन के दौरान आपके तिलक और एनी बेसेंट ने एक काफी फेमस मैगजीन्स का प्रकाशन किया था। वो कुछ इस प्रकार से है कि पहली बात तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि एनी बेसेंट वो प्रथम महिला थी जिन्होंने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आरएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि पहली कौन सी महिला थी जिन्होंने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। और वो कौन सा ईयर या अधिवेशन था जिसमें कि इन्होंने अध्यक्षता की थी, अधिवेशन था आपका 1917 और कलकत्ता अधिवेशन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमें मिल जाता है कि एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1917 में प्रथमतः एज ए महिला, एज ए वुमन कैंडिडेट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इस अधिवेशन में क्या क्या इन्होंने डिमांड रखी थी। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वशासन की मांग की गई। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ये अधिवेशन हुआ था इसमें भी स्वशासन की मांग को दोहराया गया, और 1913 के मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी आपके स्वशासन की मांग की गई थी। तथा इसमें स्पष्ट किया गया था कि स्वतंत्रता प्रत्येक राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरा जो इसमें बोला गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में केवल अपने हितों की पूर्ति कर रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यही कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बार बार इस बात को दोहराती है कि वह भारत में भारतीयों के लिए काम कर रही है, भारतीयों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है और भारतीयों को आने वाली राजनीति के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। वो बात कहीं ना कहीं पूरी तरीके से असत्य थी और इसी बात को यहाँ पे कहा गया था। दोस्तों आपके जो होम रूल लीग आंदोलन 1916 जब चल रहा था उसी टाइम पे आपके एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक ने अपनी काफी फेमस मैगजीन्स का प्रकाशन किया था। वो कुछ इस प्रकार से है। पहली एनी बेसेंट की जो 2 काफी फेमस मैगजीन, एक न्यू इंडिया, दूसरी कॉमनवेल्थ। ये दोनों ही मैगजीन्स काफी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं कि आपको मिलान करना होता है कि पर्टिकुलर मैगजीन किस लीडर से या किस नेता से जुड़ी हुई। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ आपके एनी बेसेंट से, दूसरी आपके बाल गंगाधर तिलक की केसरी और मराठा। यहाँ पे एक जो रोचक बात यह है कि केसरी जो मैगजीन थी ये मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होती थी, और जो मराठा जो मैगजीन थी वो आपके इंग्लिश में पब्लिश आपकी होती थी। तो ये वैसे भी याद हो जाता है कि मराठा पब्लिश होती थी इंग्लिश में और केसरी पब्लिश होती थी मराठा के अंदर। और आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों ही मैगजीन आपके बाल गंगाधर तिलक से जुड़ी हुई थी। आगे हम बात करेंगे 20 अगस्त 1917 की घोषणा। ये बात हम जब स्टार्ट 1919 अधिनियम करते हैं वहीं हम इस बात को दोहरा चुके हैं कि 20 अगस्त 1917 की घोषणा के तहत जो जो बातें उस घोषणा में बोली गई थी वही बातें 1919 अधिनियम को एक स्वरूप प्रदान करती है। तो दोस्तों इसमें जो पहली बात बोली गई थी कि भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले प्रस्तावों की घोषणा की। जो निम्न है, पहली घोषणा इन्होंने बोली थी कि प्रत्येक प्रशासनिक शाखा में भारतीयों को अधिक से अधिक शामिल किया जावे। यानी इन्होंने
जो भारतीयों की काफी समय से मांग चल रही थी कि भारतीयों को स्वायत्तता प्रदान की जाए, भारत को प्रशासनिक सेवाओं में लिया जाए, उसी बात को इन्होंने मान लिया गया। इन्होंने बोला कि प्रत्येक प्रशासनिक शाखा में आने वाले समय में हम भारतीयों को अधिक से अधिक शामिल करेंगे। दूसरी बात उन्होंने बोली कि स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास, और तीसरी बात उन्होंने बोली कि ब्रिटिश साम्राज्य के अखंड भाग के रूप में भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। यानी दोस्तों काफी लंबे समय से भारतीय जो नेता थे यही बातों का डिमांड कर रहे थे, यही 3 बातों को बार बार जोर दे रहे थे कि एक तो स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाए, भारतीयों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, और तीसरी बात प्रशासन के अंदर भारतीयों को शामिल किया जाए। तो इन्हीं बातों को 20 अगस्त 1917 की घोषणा में दोहराया गया। इसका उद्देश्य मैं आपको बता चुकी कि उस दौरान भारतीयों में काफी असंतोषजनक स्थिति थी। भारतीय राजनीति में गांधी जी प्रवेश कर चुके थे, होम रूल लीग जैसे आंदोलन हो रहे थे उस टाइम पे, साथ ही साथ हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए लखनऊ समझौते जैसे समझौते हो गए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये थ्रेट था कि और अधिक लंबे समय तक हम फूट डालो और राज करो की नीति हमारी काम नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने भारतीयों को दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करेंगे, उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में हम आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देंगे। अब आगे हम देखते हैं कि ये बात किस हद तक सत्य साबित होती है। नेक्स्ट जो है कि अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। देखो दोस्तों, हम बात कर चुके हैं कि 20 अगस्त 1917 के अंतर्गत जो घोषणा की गई थी, उसी घोषणा को 1919 का भारत शासन अधिनियम का एक रूप प्रदान किया गया। और उस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे वो कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रावधान है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज भी भारत के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। उस द्विसदन के अंदर जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से कि लोकसभा और राज्यसभा हमारे यहाँ पे 2 सदन है। तो ये जो व्यवस्था हमारी यहाँ अपनी आज अपनाई गई है, स्वतंत्र भारत में अपनाई गई है, वह व्यवस्था हमने जिस अधिनियम से ली थी वह अधिनियम था 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के हम बात करेंगे। पहली बात राज्य परिषद की। दोस्तों जो राज्य परिषद है, आज की जो राज्यसभा है वही इस समय की राज्य परिषद आपके यहाँ पे थी। तो इसमें जो व्यवस्था का जो स्वरूप बनाया गया था, मनोनीत और निर्वाचित सदस्य इस राज्य परिषद के अंदर टोटल जो संख्या थी वो थी 60, और इस 60 के अंदर मनोनीत सदस्य होते थे आपके 26 और निर्वाचित सदस्य होते थे आपके 34। अब हम बात करेंगे इस निर्वाचित सदस्यों के बीच में भी जो क्लासिफिकेशन किया गया था, जो वर्गीकरण किया गया था, वो किस किस प्रकार से था। देखो साधारण जो सीटें थी वो थी आपके 20, मुसलमानों के लिए 10 सीटें रिजर्व की गई थी, यूरोपियनों के लिए 3 और सिख के लिए 1। अब आपको यहाँ कुछ ना कुछ एक रोचक चीज ये देखने को मिल रही होगी कि निर्वाचित सदस्यों ने जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया, इन्होंने धर्म के आधार पर और स्पेशल क्राइटेरिया के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, पृथक से प्रतिनिधित्व दे दिया। इसका पर्पस ये था कि फूट डालो राज करो की नीति। कई बार बच्चों से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व। दोस्तों यहाँ पे मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन ये प्रतिनिधित्व जो दिया गया है ये 1909 के मॉडले मिंटो अधिनियम के तहत दिया गया था, ना कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। यानी उस व्यवस्था को सिर्फ कैरी फॉरवर्ड किया गया, आगे रखा गया है। जो नया इन्होंने प्रतिनिधित्व दिया या नया जो इन्होंने रिजर्वेशन दिया वो दिया था यूरोपियन और सिख को। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि मुसलमानों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया था, जो रिजर्वेशन दिया गया था, वो 1919 अधिनियम के तहत नहीं, 1909 के मॉडले मिंटो अधिनियम के तहत दिया गया था। आगे हम बात करेंगे, जो हमने बात की राज्य परिषद की, हम बात करेंगे केंद्रीय विधानसभा की। तो दोस्तों केंद्रीय विधानसभा में जो टोटल संख्या रखी गई वो 143। इसमें भी उन्होंने निर्वाचित और मनोनीत का सिस्टम रखा। इसके अंदर मनोनीत जो सदस्य थे 40 थे, 40 में शासकीय थे वो 26 और गैर शासकीय थे वो 14 सदस्य यहाँ पे होते थे। दोस्तों यहाँ शासकीय और गैर शासकीय से मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेट्स जो रहते थे, गवर्नमेंट के जो अधिकारी रहते थे, उनको बोला जाता था शासकीय, और गैर शासकीय कोई भी व्यक्ति, आम आदमी जो उनके फेवरेबल काम करता हो, जो कि ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड व्यक्ति नहीं होता था। अब हम बात करेंगे निर्वाचित मंडल। निर्वाचित मंडल का 3 आधार पर हम यहाँ कैटेगराइजेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। पहला जो आधार था साधारण, उसमें आप सदस्य रखेंगे 51। दूसरा आधार था सांप्रदायिक और तीसरा आधार था विशेष। यानी साधारण निर्वाचित मंडल के जो 103 सदस्य आपके यहाँ रखे गए हैं, इसमें साधारण नागरिकों की संख्या होती थी 51, सांप्रदायिक आधार पर जो चयन होके जाने वाले व्यक्ति थे वो थे 32 और विशेष जो व्यक्ति थे वे थे 20। अब देखेंगे आपके सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचित मंडल उसमें कौन कौन से 2 लोग शामिल होते हैं। पहला होता है मुस्लिम और दूसरा होता है सिख।
यानी यहाँ पे भी फूट डालो राज करो की नीति को अपनी पूरी तरीके से लागू करने के लिए उन्होंने मुसलमानों को 30 सीटें प्रदान की और सिखों को 2 सीटें आपको यहाँ पे प्रदान की। दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यानी जो साधारण जो व्यक्ति थे जिसमें सारी कास्ट आपकी शामिल हो रही थी, मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, जो प्रतिनिधित्व दिया गया था वो 51 थी, जबकि मुसलमानों को इनके आधे से भी ज्यादा यानी उनकी कुल जनसंख्या से भी ज्यादा प्रतिनिधित्व यहाँ पे इनको प्रदान किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हिंदू और मुसलमानों में कभी भी एकता की स्थापना न होने देना। इसी कारण से मुसलमानों को उनकी जनसंख्या से भी ज्यादा प्रतिनिधित्व केंद्रीय विधानसभा में इनको प्रदान किया गया। और जो सिखों के लिए जो सीटें रिजर्व की गई थी वो की गई थी आपके 2। अब बात करते हैं विशेष के अंदर जो कैटेगराइजेशन किया गया था उसको वापस हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला यूरोपियन, दूसरा जमींदार और तीसरा है आपका वाणिज्यिक। यानी यूरोपीय लोगों के लिए जो सीटें रिजर्व की गई थी वो 9, जमींदार लोगों के लिए जो सीटें की गई थी 7 और चौथी की गई थी वाणिज्यिक। यानी अब आपको इस बात से बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। पहली बात तो केंद्र में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, पहला राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। दोनों के अंतर्गत ही मनोनीत और निर्वाचित का ऑप्शन रखा गया। मनोनीत के अंदर शासकीय और गैर शासकीय। आपको जो ध्यान में रखना है कि सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने भारतीयों को बांट दिया था। यानी मुसलमानों को तो दिया ही था 1909 के अधिनियम। 1919 में अधिनियम में सांप्रदायिक के आधार को और बढ़ाने के लिए सिखों को भी पृथक से प्रतिनिधित्व इन्होंने प्रदान कर दिया। साथ ही साथ यूरोपियन, जमींदार, वाणिज्यिक लोगों को भी अलग से प्रतिनिधित्व इन्होंने प्रदान किया ताकि लोगों को भारत में ही बांट दिया जाए, ताकि इनमें कभी भी एकता की स्थापना न हो और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो उस टाइम पे चल रहे थे उनमें ये पार्टिसिपेट ना कर सके, ताकि ब्रिटिश सरकार की नींव को कहीं भी हिले नहीं। यानी भारतीयों को ही आपस में लड़वाना, ताकि इनका जो उद्देश्य था वो पूरा हो सके। यानी आने वाले 100 साल 200 साल तक भारत पर अपना कब्जा बनाए रखना, भारत को अपना गुलाम बना के रखना। नेक्स्ट इसका प्रावधान था कि विषयों का विभाजन। यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य विषयों का विभाजन किया गया। दोस्तों आपको यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि आज के हमारे जो 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य जो विभाजन किया गया है वो 3 सूचियों में किया गया है। पहला है आपका संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि विषयों का जो विभाजन किया गया था वो कौन से अधिनियम के तहत हमने ये विशेषता अपनाई थी। तो दोस्तों आपने ये अधिनियम, ये जो विषय विभाजन की जो व्यवस्था अपनाई थी, आपने अपनाई थी 1935 के एक्ट के अधीन, ना कि 1919 के अधीन। तो कंफ्यूजन विषयों का जो विभाजन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ सिर्फ केंद्र सूची और राज्य सूची के अधीन। यानी जो विषय विभाजन किया गया था वो केंद्र और राज्य के मध्य किया गया था, न कि समवर्ती सूची का जो ऑप्शन हमारे पास आया था वो 1935 अधिनियम। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विषय के विभाजन की जो विशेषता हमने अपनाई है आज के भारतीय संविधान में वो 1935 के एक्ट के अधीन लिए, ना कि 1919 के अधिनियम के अधीन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ केंद्र और राज्य के मध्य ही विषयों का विभाजन किया गया था। यानी केंद्र और राज्य सूची ही आपके पास थी। इसी बात को दोहरा दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विषय की सूची को पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। यानी राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया, केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्रदान किया गया। लेकिन विषयों के विभाजन के बावजूद ढांचा केंद्रीय व एकात्मक ही बना रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब चाहे राज्य सूची के किसी भी विषय को केंद्रीय सूची में लेके आ सकता है और उस पर्टिकुलर राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण का कार्य कर सकता है, जो कि भारतीय शासन व्यवस्था को केंद्रीय व एकात्मक स्वरूप प्रदान आपके करती है। आइए देखते हैं कि हम इसमें नेक्स्ट प्रावधान कौन सा था। तो नेक्स्ट प्रावधान इसका था द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध शासन व्यवस्था से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि द्वैध शासन व्यवस्था प्रथमतः किस अधिनियम में अपनाया गया था, किस प्रांत में ये अपनाया गया था या केंद्र सरकार में अपनाया गया था, और इस व्यवस्था में क्या स्वरूप क्या था। तो दोस्तों इस अधिनियम के अंदर हम बात कर चुके हैं केंद्रीय सूची और राज्य सूची के मध्य विषयों का विभाजन किया गया था। यानी प्रांतीय सूची के विषयों को पुनः एक बार से 2 भागों में बांटा गया। वो था आपका हस्तांतरित विषय और दूसरा था आपका आरक्षित विषय।
पहली बात तो ये कि द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों में अपनाई गई थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा शासन अधिनियम यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन व्यवस्था को अपनाया गया। दोस्तों कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को कब अपनाया गया था, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि केंद्र में भी द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, लेकिन अधिनियम था 1935 का अधिनियम। उस अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को हटाकर यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की जाती है और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। तो द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय विषय को दो भागों यानी हस्तांतरित विषय और दूसरा आपका आरक्षित विषय में बांटा गया और इन हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार था और ये कानून वह लोकप्रिय मंत्रियों की सहायता से बनाता था। अब चूंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि भारत में 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रथमतः प्रत्यक्ष शासन प्रणाली को अपनाया गया। इसका उद्देश्य यही था कि प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों को शामिल किया जाए। तो इसी आधार पर जो ये मंत्री थे, ये जो मंत्री यहाँ पे बोल रही हूँ कई भारतीय मंत्री थे, यानी उन लोकप्रिय मंत्रियों की सहायता से कानून बनाने का अधिकार दिया गया हस्तांतरित विषयों पे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर कार्यपालिका परिषद के सदस्यों की सहायता से शासन करता था, जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। क्योंकि दोस्तों ये जो मंत्री थे आपके, ये वो भारतीय लोग थे जिनको भारतीयों के द्वारा चयन किया जाता, भारतीयों के द्वारा निर्वाचित किया जाता था। क्योंकि 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रथमतः प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर यानी कार्यपालिका परिषद के सदस्यों की सहायता से कानून निर्माण करने का कार्य करता था और ये सदस्य चूंकि भारतीयों के द्वारा निर्वाचित नहीं थे, अतः ये राज्य विधायिका के प्रति भी उत्तरदायी आपके नहीं थे। जो विषयों का यह विभाजन किया गया हस्तांतरित और आपके आरक्षित, इसी व्यवस्था को बोला गया द्वैध शासन व्यवस्था यानी दोहरा शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक और ऐसे विषय जिसपे कि भारतीयों को कानून निर्माण करने का अधिकार दिया गया और ये अपने कानून निर्माण को लेकर राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर गवर्नर अपने कार्यपालिका परिषद के सदस्यों की सहायता से कानून निर्माण करने का कार्य करता था। इसको बोला गया आरक्षित विषयों पर ये जो शासन का दोहरा स्वरूप था, इसे ही बोला गया द्वैध शासन व्यवस्था, जो कि काफी हद तक असफल रही। क्योंकि दोस्तों ये जो विषयों का विभाजन किया गया था अवैज्ञानिक और तार्किक स्वरूप में किया गया था। आगे हम इसके ढांचे को लेकर बात करेंगे, द्वैध शासन व्यवस्था का ढांचा किस प्रकार से था। तो चूंकि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, पहला आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय डाले गए थे वो इस प्रकार से, सिंचाई, राजस्व, प्रशासन, पुलिस और मत्स्य क्षेत्र। यानी उसमें वैसे सब्जेक्ट जो काफी महत्व अपने आप में रखते हैं और गवर्नमेंट को अपने आप में पावरफुल बनाते हैं। क्योंकि राजस्व से पैसा आता है, प्रशासन के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है, पुलिस भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को सहायता करती है और इन पे कानून निर्माण करने का दिया गया था। गवर्नर व सभासद यहाँ पे आपके कार्यपालिका परिषद के मेंबर है और ये दोनों ही राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, जो कि इस कानून का सबसे बड़ा आलोचना का कारण रहा है। आगे हम बात करेंगे हस्तांतरित विषयों की। हस्तांतरित विषय में जो सब्जेक्ट डाले गए हैं, पहला है स्थानीय प्रशासन, दूसरा है न्याय प्रशासन, तीसरा है कृषि, चौथा है शिक्षा और पांचवा है लोक निर्माण। दोस्तों देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये कि जितने भी विषय यहाँ पर डाले गए हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण तो है, लेकिन भारतीय मंत्रियों को यहाँ पे इन कानून निर्माण करने के साथ साथ कार्यान्वित करने के लिए, क्योंकि रेवेन्यू नहीं है इसलिए इनकी डिपेंडेंसी सीधे सीधे गवर्नर के ऊपर हो जाती है। क्योंकि राजस्व वाला जो विषय था वो डाला गया था आरक्षित विषयों पे, जिन पे कानून निर्माण करने का अधिकार गवर्नर को सौंपा गया। एक तरीके से भारतीय मंत्रियों की निर्भरता गवर्नर के ऊपर से वापस डाल दी गई है। दूसरा, और ये व्यक्ति जो कि भारतीयों के द्वारा चयनित होते थे, इसलिए विधान परिषद के प्रति क्या थे आपके यहाँ पे उत्तरदायी थे। इसी कारण से द्वैध शासन व्यवस्था को भी काफी आलोचना की जाती है। आगे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट प्रावधान की। इसके अनुसार वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीयों का होना आवश्यक था। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो 1917 की 20 अगस्त 1917 की घोषणा में बोला गया था कि प्रशासन में अधिक से अधिक भारतीयों की भागीदारी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी परिषद में 3 सदस्य के भारतीयों का होना क्या था आपका अनिवार्य था। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक आधार को बढ़ाया गया, यानी 1909 के जो मॉडलिमेंटो एक्ट था जिसमें कि सिर्फ मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, उस आधार को और बढ़ाते हुए यानी भारतीयों में फूट डालो राज करो की नीति को और
रणनीतिक रूप से लागू करने के लिए, भारतीयों को और अधिक विभाजन करने के लिए सांप्रदायिक आधार का क्या किया गया, आपके विस्तारित किया गया। यानी मुसलमानों के साथ साथ सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियनों के लिए भी क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को अपना लिया गया। यानी अब न सिर्फ भारतीय हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने का काम किया गया, बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीय को भी आपस में क्या कर दिया गया, पृथक पृथक कर दिया गया। तीसरा था कि इस कानून ने संपत्ति कर तथा शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। यानी जो हम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की जो बात कर रहे हैं, जो कि आज भारत में लागू है, भारत में हर वह व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर का है, हर व्यक्ति को बिना किसी विभेद के आधार पर मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन 1919 के शासन अधिनियम के तहत सिर्फ गिने चुने लोगों को ही क्या किया गया था, मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था। और जो आधार डिसाइड करता था कि कौन सा व्यक्ति मत देगा और कौन सा नहीं, वो आधार था आपका संपत्ति, कर तथा शिक्षा। नेक्स्ट बात की गई है इसमें, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालयों का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित किया गया। यानी भारत सचिव के कार्यभार को कम करने का भी इसमें ध्यान में रखा गया कि पहले जो बहुत से कार्य भारत सचिव के द्वारा किए जाते थे, उनमें से कुछ कार्यों को भारतीय उच्चायुक्त को क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। और ये उच्चायुक्त कहाँ होता था, आपका लंदन में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक लोक सेवा आयोग गठन करने की बात की गई। यानी प्रथमतः जिस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, भारत शासन अधिनियम, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आप सभी को पता है कि आज हर स्टेट में पीसीएस अलग होता है और सेंटर का हमारा एक यूपीएससी भी है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ स्टेट पीसीएस की बात नहीं की गई है, सेंटर आपके लोक सेवा आयोग की आपके यहाँ पे बात की गई है और इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। ऐसा इसलिए किया गया, जो विषयों का जो विभाजन किया गया था, यानी केंद्र सूची और राज्य सूची, उन विषयों को कानून निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि आपके पास अपना खुद का बजट हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों का बजट के अलग अलग करने की आपके यहाँ पे व्यवस्था की गई। यानी राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का लिए अधिकृत किया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन भी किया गया। इस जो आयोग दोस्तों आपने सुना होगा, साइमन आयोग 1927, जो साइमन आयोग 1927 आपके यहाँ आता है 1927 में, उसकी व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही कर दी गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि ये चेक करना जो 1919 के भारत शासन अधिनियम में जितने भी प्रावधान किए गए, क्या वह सही ढंग से काम कर रहे हैं, क्या भारतीय इस लायक हो गए कि उन्हें स्वशासन की डिमांड को पूर्ण कर दिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि 10 वर्ष बाद यानी कि 1929 में एक ऐसा आयोग का गठन किया जाएगा जो कि 1919 भारत शासन अधिनियम की पूरी व्यवस्था के पूरे प्रावधानों को जांच करेगा। उसके बाद में निर्णय देगा कि क्या भारत में प्रांतीय स्वायत्ता को स्थापना की जानी चाहिए या भारतीयों को स्वशासन का अधिकार सौंप दिया जाना चाहिए। लेकिन 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन आयोग भारत में प्रवेश करते हैं, जिन्हें की इस साइमन आयोग को बहुत विरोध आपके यहाँ पे झेलना पड़ता है, क्योंकि साइमन आयोग के सभी 7 मेंबर भारतीय न होकर सभी 7 मेंबर अंग्रेजी थे, यानी ब्रिटिशर्स थे। जबकि इस आयोग का काम यह था कि भारत में 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करना, और जब ये जांच भारतीयों के लिए की जा रही थी, उसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं था। इसी आधार पर साइमन गो बैक के नारे भारत में यहाँ पे आपको लगाए गए। अगली बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम की आलोचनाओं की। देखो दोस्तों, हम पूरी बात करके आ चुके हैं कि भारतीय शासन अधिनियम लागू करने के पीछे क्या परिस्थितियां रही थी, भारतीय शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे। आगे हम बात करेंगे किन आधारों पर भारतीय शासन अधिनियम की आलोचना की जाती है। तो पहला जो आधार था इसका था कि प्रांतीय वर्ग के विषयों का विभाजन को लेकर। दोस्तों, जो विषयों का जो विभाजन किया गया था, यानी आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में जो डिवीजन जो किया गया था, वह पूर्ण रूप से अतार्किक और अवैज्ञानिक था। क्योंकि भारतीय मंत्रियों को कानून बनाने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन राजस्व संबंधित सारे मामले गवर्नर और कार्यकारी परिषद के अधीन थे। यानी एक तरीके से उनको बैसाखियां पकड़ा दी गई है चलने के लिए। पूरी तरीके से उनकी डिपेंडेंसी किस पे है, गवर्नर के ऊपर है।
तो सही मायने में प्रांतीय स्वायत्ता ने यहाँ पर प्रदान नहीं की गई थी, यानी जो स्वशासन की बात उन्होंने बार बार कही थी वह स्वशासन कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि विधान परिषद की विशिष्ट संरचना के कारण वास्तविक मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी कल्पना मात्र थी। वही विषय के विभाजन को लेकर इस बात को यहाँ पे दोहराया गया है। तीसरी बात है गवर्नर तथा उसके नामजद मंत्री अधिक शक्तिशाली थे, यानी गवर्नर और उसके जो कार्यकारी परिषद या जो मनोनीत मंत्री थे वो ज्यादा उनको पावर्स दी गई थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गवर्नर के पास वीटो राइट बनाया रखा गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भारतीय मंत्री गवर्नर की सहायता से किसी पर्टिकुलर विषय पर हस्तांतरित विषयों पर भी कानून निर्माण करते हैं जो कि गवर्नर के अकॉर्डिंग भारतीय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो सकता है, तो वीटो करके उस पर्टिकुलर कानून को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, जो कि गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियों को स्थापित करता है, गवर्नर को निरंकुश शक्तियां प्रदान करता है। इस आधार पर भी 1919 भारत शासन अधिनियम की आलोचना की जाती है। तीसरी बात बोली जाती है कि अधिनियम द्वारा गवर्नर को विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए जो कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना में बाधक थे। जो वीटो पावर की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एकदम सही लागू होती है कि वीटो के आधार पर गवर्नर जब चाहे किसी भी भारतीय कानून जो कि भारतीयों के लिए तो हितकारी है लेकिन हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अहितकारी हो, तो उन कानूनों पर वो क्या कर सकता है, वीटो पावर का यूज अपना यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट है कि चुनाव प्रणाली दोषपूर्ण थी, क्योंकि दोस्तों पहली बात तो ये कि सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन किया गया था, यानी मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व, सिखों के लिए अलग, यूरोपियनों के लिए अलग और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग, जिसने भी क्या किया है, भारत में सांप्रदायिकता के बीज बो दिए, जिसका दुष्प्रभावकारी परिणाम हमें 1947 के भारत विभाजन के रूप में झेलना पड़ा। दूसरी बात, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो यहाँ पे अपनाई गई थी पूर्ण रूप से 100% सभी भारतीयों को आपके मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, यानी कुछ आधार डिसाइड किए गए थे जिनके आधार पर कुछ सीमित लोगों को ही मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे चुनाव प्रणाली भी क्या थी, आपकी दोषपूर्ण थी। अगला है कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय सरकार तथा भारतीय राजाओं के पारस्परिक सहयोग के संबंध में व्यवस्था के अभाव के कारण भी अधिनियम क्या था, आपका त्रुटिपूर्ण था। नेक्स्ट है कि कार्यपालिका के अधिकारी स्वेच्छा से भारतीयों को वह सुविधाएं नहीं प्रदान करना चाहते थे जो उन्हें वास्तव में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई थी, यानी जो वाकई में विषयों का विभाजन किया गया था वहां पर भी उन्हें पूर्ण रूप से स्वायत्ता नहीं प्राप्त थी। अगला है कि मंत्रियों को अपने विभागों पर पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया, परंतु वित्तीय समस्याओं के कारण अपनी नीतियों को लागू करने में समर्थ नहीं थे। देखो दोस्तों, हो सकता है उन्होंने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छी योजनाएं बनाई हो, लेकिन योजना तभी सक्सेसफुल रहेगी, तभी सफल रहेगी जबकि उनके कार्यान्वित करने के लिए पर्टिकुलर विभाग के पास अच्छा खासा पैसा हो, फंड हो। चूंकि राजस्व वाला जो विषय है आपके आरक्षित विषय में रखा गया था, इसलिए वित्तीय समस्याओं को समय समय पर भारतीय मंत्रियों के द्वारा फेस किया गया, जिसके कारण की अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सका। वह भी 1919 भारत शासन अधिनियम की आलोचना का एक प्रमुख कारण है। अब हम दृष्टि डालेंगे पूर्व में जो क्वेश्चन हमारे सामने थे उन क्वेश्चंस का हम यहाँ एनालिसिस करेंगे और आंसर देंगे। डेफिनेटली मैं आशा करती हूँ कि आप इतना जो हमने इसका विश्लेषण किया अधिनियम का, पूरे क्वेश्चंस का बहुत आसानी से आंसर दे पाने की स्थिति में आप होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। पहली बात, भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ, एकदम सही। दूसरा, यह अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैंने शुरू में ही आपको बोल दिया गया था कि 1919 भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। 1909 के भारत शासन अधिनियम को आपके मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, यानी ये आंसर जो है आपका रॉन्ग है स्टेटमेंट। तीसरी बात बोली कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय थे, जो कि एकदम सही आंसर है। और चौथा बोला है कि इस अधिनियम में केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। ये ऑप्शन भी आपके बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी जो असत्य कथन है वो बी है, क्योंकि मॉर्ले मिंटो अधिनियम जिस अधिनियम को बोला जाता है भारत सरकार अधिनियम 1909। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना
की गई थी। जैसे ही मैं द्वैध शासन बोल रही हूँ आपको सबके माइंड में आ रहा होगा 1919 भारत शासन अधिनियम, क्योंकि प्रथमतः जिस अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी 1919। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है आपके पास कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता तो इसका आंसर होगा आपका डी, भारत शासन अधिनियम 1935। क्योंकि दोस्तों जो द्वैध शासन जो प्रथमतः अपनाया गया था वो डेफिनेटली 1919 में अपनाया गया था, लेकिन कहाँ अपनाया गया था? प्रांतों में। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड होकर केंद्र के रिगार्डिंग पूछा जाए कि केंद्र में कब द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, तो आंसर है आपका डी। तो ये इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि संवैधानिक अधिनियम व उसके प्रमुख प्रावधान की त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। पहली बात बोली गई कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। दूसरा बोला गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, जो कि एकदम सही है। तीसरा बोला गया भारतीय परिषद अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन, ये भी एकदम सही है। और चौथा बोला गया भारतीय परिषद अधिनियम 1935 यानी प्रांतीय स्वायत्ता, जो कि एकदम सही है। यानी जो पहला ऑप्शन आपका ए कि परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, जो कि गलत है दोस्तों। 1919 के अधिनियम में प्रथमतः परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हम यहाँ आपके कहते हैं। दोस्तों जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। दोस्तों आपके पास 3 वर्ष है, 1926, 1937 और 1945। यानी इन तीनों वर्षों में जो चुनाव हुए थे वो कौन से शासन अधिनियम के तहत? 1919 शासन अधिनियम के तहत हुए थे। जनरली हमारे दिमाग में ये आता है कि चूंकि 1919 का अधिनियम था तो 1926 में चुनाव हुएंगे, ढेर सी बात सही है। दूसरा 1935 में अधिनियम आया था तो 1937 के चुनाव भी इसके अकॉर्डिंग हुए होंगे। और 1945 के बीच में ऐसा कोई अधिनियम नहीं आया था, इसलिए 1945 के चुनाव भी किस अधिनियम के तहत हुए होंगे, यानी 1935। लेकिन राइट आंसर इसका आपका है 1926 और 1945। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था को एक स्वरूप, एक प्रावधान रखा गया था कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाएगी। इसलिए चूंकि ये संघ कभी भी वास्तव में अस्तित्व में आया नहीं, इसलिए 1945 के जो चुनाव हमारे यहाँ होते हैं वो 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत ही होते हैं। इसलिए आगे से आप कंफ्यूज मत रहना कि 1926 और 1945 के जो चुनाव हुए थे आपके 1919 भारत शासन अधिनियम के अधीन हुए थे, और 1937 के जो चुनाव हुए थे आपके 1935 अधिनियम के अधीन आपके होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका डी। आगे हम बात करेंगे संभावित क्वेश्चंस की, यानी आने वाले एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। पहला है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम निम्न में से कब प्रकाशित किए गए। 4 ऑप्शन आपके पास है, 8 जुलाई 1918, 8 जुलाई 1919, 8 जुलाई 1920 और 8 जुलाई 1921। मैं पहले ही पूर्व में आपको बता चुकी हूँ कि मई 1919 में इसको रखा गया था, दिसंबर 1919 में संसद के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, और जुलाई 1920 में इस अधिनियम को क्या कर दिया गया था, आपके प्रकाशन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 8 जुलाई 1920 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से संबंधित विशेषता नहीं है। आपको जो ध्यान देना है इस नहीं वर्ड पे देना है। कई बार इस नहीं को हम लोग छोड़ने के कारण ही हमारा जिस क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, जो कि एकदम सही है। दूसरा है प्रांतों में द्वैध शासन, और तीसरा है केंद्र प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, और चौथा है मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व। ये ऑप्शन दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि मैं पूर्व में बता के आ चुकी हूँ कि 1909 का जो पार्लियामेंट अधिनियम था उसके अधीन प्रथमतः मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों को इस अधिकार को सिर्फ कैरी फॉरवर्ड किया गया था, यानी इस अधिनियम में इसका प्रावधान नहीं था। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कि 1919 भारत शासन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। उद्देश्य आपको यहाँ बताना है। आपके यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है प्रांतों में द्वैध शासन, दूसरा है गवर्नर की शक्तियों में विस्तार, तीसरा है भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण, और चौथा है प्रांत में द्विसदनात्मक व्यवस्था।
दोस्तों देखो, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों का जो संरक्षण था वो 1909 के मॉडल एक्ट में किया गया था। गवर्नर की शक्तियों में विस्तार पूर्व की तरह ही बनाए रखा गया था, यानी यहाँ पे कोई विस्तारित नहीं की गई थी। और चौथा ऑप्शन है प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था। दोस्तों प्रांतों में ना होगा, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी, यानी यह भी इसका उद्देश्य नहीं है। तो एक ऑप्शन बचता है प्रांतों में द्वैध शासन, जो कि इसका सही आंसर है, क्योंकि द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना करना ही 1919 के भारत शासन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आपके यहाँ था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 1919 भारत शासन अधिनियम जब पारित हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार मे भी आ सकता है कि 1919 भारत शासन अधिनियम के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला डेविड जॉर्ज, दूसरा रैमसे मैकडोनाल्ड, तीसरा स्टैनली बेल्डविन और चौथा है विंस्टन चर्चिल। देखो चर्चिल बहुत इजीली आप कर पाएंगे क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय चर्चिल आपके प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर है डेविड जॉर्ज। इसी के साथ ही आज का हमारा टॉपिक समाप्त करता है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आने वाले एग्जाम्स में आप इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे पूरी तरीके से सही कर पाएंगे। थैंक यू।